देखिए, तो आज हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक, है ना। ये एक्चुअली पूरा यूनिट आपके एनसीईआरटी के जो चैप्टर नंबर 1 और 2 है, दोनों मिला के फैब्रिकेट होता है ना। मतलब चैप्टर नंबर 1 और 2 ये दोनों ही चैप्टर जो है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक के अंदर ही आएगा। यूनिट एक सेम है, ठीक है। अब जो अभी आपने पढ़ लिया है, पहले हमने जानबूझ के चैप्टर नंबर 3 और 4 आपको पढ़ाया है। उसके पीछे एक खास मकसद था। मकसद बड़ा सिंपल ये था कि आपने करंट पहले से सुना हुआ था। क्लास 10th में भी आपने ओम्स लॉ वगैरह 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 ये सब चीज़ें पढ़े हुए थे, है ना। तो क्योंकि आपके वो नाम, काफ़ी सारे नाम के साथ आप फैमिलियर थे, चाहे वो रेजिस्टेंस हो या वगैरह वगैरह, इसलिए मैंने उसको पहले बता दिया ताकि आप थोड़ा सा कंफर्ट फील करें, ठीक है। अब आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं, ये एकदम से आपके लिए एकदम नया टॉपिक है, ठीक है। पहले आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है, आपके सिलेबस में कभी नहीं रहा है। बहुत बारीकी से सुनना चालू करेंगे क्योंकि थोड़ा सा नए नए टर्म्स इसमें काफ़ी सारे आएंगे और सारे के चैप्टर उसी टर्मिनोलॉजी पे ही टिका हुआ है। यानी कि अगर आपको जो भी उसमें टर्म्स हैं वो आपको बहुत क्लियर ध्यान रहना ज़रूरी होगा। नहीं तो आप एग्ज़ाम के समय में टर्म में ही फंस जाएंगे कि पूछ क्या रहा है ना। ठीक है। तो तो जो नाम है ध्यान से देखेंगे, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो लिखा हुआ है तो इसमें ये पूरा नाम को ध्यान से देखोगे तो ये नाम को दो हिस्से में आप अलग अलग सोच सकते हो या देख सकते हो। एक है इलेक्ट्रो और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, स्टैटिक्स। ठीक है। स्टैटिक्स नाम आपके लिए नया नहीं है, ये आप सुने हो, क्लास 11th में हमने खूब पढ़ा है ना। शुरुआती चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे डायनामिक्स, तो उस समय स्टैटिक्स का भी नाम आया था, है ना। स्टैटिक्स जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है बताओ, रुका हुआ होना है, कोई चीज क्या है, ठहरा हुआ है, रेस्ट पे है, इसी को हम स्टैटिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। तो ये जो नाम आप देख रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स दो नाम है, तो जो इलेक्ट्रो वाला हिस्सा है ना, वो इलेक्ट्रॉन से लिया गया है। यानी कि इलेक्ट्रॉन मतलब समझ रहे होगे, चार्ज पार्टिकल से इसका मतलब है ना। और चार्ज पार्टिकल मतलब जैसे आप केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़े हुए, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन है, करंट के समय हमने चार्ज बता के आगे बढ़ लिया था। तो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ा है इससे पहले, वो क्या था, वो चार्ज पार्टिकल इन मोशन था, है कि नहीं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपने पढ़ा या फिर जो करंट इलेक्ट्रिसिटी ओम्स लॉ वगैरह पढ़ा, उसमें हो क्या रहा था, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था, है कि नहीं। चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी था, उसका मोशन था, और उसके मोशन के वजह से जो जो हमें इफेक्ट देखने को मिल रहा था उसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में या फिर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में, है कि नहीं। चार्ज पार्टिकल मोशन में थे, याद करो। और ये जो सेक्शन है इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जब चार्ज पार्टिकल किस में हो, रेस्ट में हो। एम आई क्लियर। तो जो पूरा डिस्कशन इस यूनिट में चलेगा वो इस बात पे आधारित होगा कि आपके जो चार्ज पार्टिकल हैं वो सारे के सारे किस में होने जा रहे हैं, रेस्ट में। एम आई क्लियर। ठीक है। तो ये मेन इसका जो कोर कंसेप्ट है वो ये है कि चार्ज पार्टिकल किस में होंगे, रेस्ट में होंगे, ठीक है ना। और उसके वजह से जो जो हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। क्लियर। अब चार्ज क्या होता है, ये मेनली आज का हमारा लेक्चर है कि हम इसमें चार्ज क्या होता है, तब तो उसके रेस्ट के बारे में होने से हम उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो जब साइंस में फिजिसिस्ट ने जब रिसर्च करना चालू किया, एटम्स के बारे में समझना चालू किया, है ना। एटम्स पहले समझ में आ गया था एक्चुअली में कि एटम करके कोई चीज़ है,
जो कि आप पढ़े हो केमिस्ट्री में, बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी स्ट्रक्चर का वगैरह वगैरह, है ना, सब्सटेंस का, ठीक है। तो एटम के साइज रिलेटिवली इतना था कि उसके बारे में हिंट साइंटिस्ट को पहले लग गया, है ना। बाद में जब एटम को और बारीकी से पढ़ना चालू किया गया, उसके बारे में स्टडी को और सीरियसली लिया गया, तो ये पता चला कि एटम अपने आप में अकेला नहीं है, बल्कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। क्या होते हैं, नाम ध्यान से सुनना, सब एटॉमिक पार्टिकल। अर्थात जैसे एटम मतलब क्या हुआ, एटम वो सिंपलेस्ट या सबसे छोटा फॉर्म है जिसके दम पे आपके कोई भी सब्सटेंस को आप रेडी कर पाते हैं, तैयार कर पाते हैं, ठीक है ना। सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब जिन चीजों से मिलके क्या बनता है, एटम बनता है। एम आई क्लियर? दोस पार्टिकल्स विच कंस्टिट्यूट एटम्स आर नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, सब एटॉमिक पार्टिकल आज के तारीख में 30 से भी अधिक हमारे नॉलेज में है। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुन रहे हैं आप? हमारे नॉलेज में आज के तारीख में 30 प्लस, 30 से भी ज्यादा, और करंट सिनारियो में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मुझे भी नहीं पता वर्तमान में शायद 40 से भी ज्यादा है कि नहीं है, पर 30 से डेफिनेटली ज्यादा है आज के तारीख में, ये कंफर्म है ना। तो हम इतने सारे सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में नहीं पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअली में, हम बेसिकली मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बारे में हमें स्टडी करना है ना। उसमें भी कुछ लिमिटेड के साथ कुछ नए तरीके के सब एटॉमिक पार्टिकल हम मॉडर्न फिजिक्स जब पढ़ेंगे तब अलग से भी डिस्कस करेंगे। अभी हमारे काम का सिर्फ 3 अलग अलग सब एटॉमिक पार्टिकल होने जा रहा है। कितने? 3, जिन तीनों को आप जानते हैं, एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन, ठीक है। ये 3 मेजर सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जो कि एटम को बनाते हैं, है ना। इसके अतिरिक्त भी होते हैं पर ये डोमिनेटिंग पोर्शंस हैं। एम आई क्लियर? तो डोमिनेटिंग सब एटॉमिक पार्टिकल कितने हैं हमारे पास? बेसिकली 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एम आई क्लियर? ठीक है, नाम याद रहेगा। और सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं मैंने आपको समझा दिया, जिनके बलबूते पे कौन बनता है, एटम बनता है ना। इसके बारे में आप जानते हैं बहुत स्टडी चलता रहा है कि नहीं। आपने जे थॉमसन का नाम सुना होगा केमिस्ट्री में पढ़ते समय, जिन्होंने प्लम पॉडिंग का मॉडल दिया था, है ना। उसके बाद आपने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट बेसिकली पढ़ रखा होगा, जिन्होंने आपके जो अल्फा पार्टिकल का गोल्ड फॉइल पे जो स्कैटरिंग वगैरह करवाया था, बम्बार्ड करवाया था, उसके बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। इन सब के बारे में मॉडर्न फिजिक्स में अलग से पढ़ेंगे। इसके बाद आपने बोहर के बारे में पढ़ा होगा, बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में, या फिर बोहर पोस्टुलेट्स के बारे में, जिनको हमने यूज भी किया है प्रीवियसली चैप्टर्स में। तो ये मेजर एक्सपेरिमेंट साइंस की दुनिया में हुए और जिनके दम पे हम ये ढूंढ पाए कि बेसिकली एटम भी अपने आप में सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, बल्कि उससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनके बलबूते पे कौन बनता है, एटम्स बनते हैं। एम आई क्लियर? ठीक है लाला, सबको समझ में आ रहा है ना। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल कितने मैंने आपको बताया, ध्यान रखना है 3। इन तीनों को बनाम आप पहले भी सुन चुके हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, क्लियर। अब इन तीनों में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, जो सबसे मास के हिसाब से जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किसके नजर से हम बात कर रहे हैं, मास के नजर में, तो सबसे कम मास वाला कौन है, इलेक्ट्रॉन है। उससे ज्यादा मास वाला हमारे पास जो है वो कौन है, प्रोटॉन है। और इन तीनों में सबसे ज्यादा मास किसके पास है, न्यूट्रॉन के पास। ध्यान रहेगा, मास का ऑर्डर याद रहेगा आपको। सबसे कम मास वाला पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन। उससे काफी ज्यादा, सिर्फ ज्यादा नहीं, इलेक्ट्रॉन से काफी ज्यादा, करीबन 1900 गुना। कितने टाइम्स, 1900 गुना, मतलब 1900, अप्रोक्सीमेटली 1900 टाइम्स मास के हिसाब से ज्यादा कौन है, प्रोटॉन है। तो आप समझ गए होंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मास इकट्ठा लेने की बारी आएगी, तो कितने लोग ये बात समझ रहे हो कि मैथमेटिकली हम इलेक्ट्रॉन के मास को इग्नोर कर सकते हैं। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? क्योंकि एक पर्टिकुलर मास से दूसरा का मास ऑलमोस्ट 1900 टाइम ज्यादा है। इसका मतलब समझ रहे हो ना। एग्जाम्पल लो, अगर किसी एक चीज का मास अगर 1 kg है, तो दूसरे का मास कितना है, 1900 kg।
तो आप समझ सकते हैं दोनों मास को इकट्ठा रखूंगा तो 1 kg को आप इग्नोर भी कर दोगे तो भी आपके एरर में कोई खास एरर नहीं आपको समझ में आएगा। एम आई क्लियर? ठीक है, ध्यान रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन से मास ज्यादा किसका है? प्रोटॉन का, और प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से काफी ज्यादा है। ठीक है, और प्रोटॉन से भी ज्यादा किसका होता है? न्यूट्रॉन का बाई मास। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में मास का जो फर्क है वो बहुत मामूली है। ठीक है, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ध्यान रहेगा, मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ऑल्दो प्रोटॉन का जो मास है वो न्यूट्रॉन के मास से स्लाइटली कम है, या फिर यूं कह लो न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास से स्लाइटली ज्यादा है, लेकिन हम ऑलमोस्ट इक्वल टू कंसीडर कर सकते हैं जब हमारे बात सामने आएगी। हम आपको डेटा भी दिखाएंगे क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, एग्जैक्टली है कितना तो आप खुद ही समझ जाओगे कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर? अब आपने ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ के आए हो क्लास 11th में, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी आप सबने पढ़ रखा है कि नहीं? तो उसमें आपको पता है क्या होता है कि अगर दो मास हमारे पास हो तो दोनों एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। याद आया? ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो जब भी दो मास को हम पास में ला के रखेंगे तो एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, यानी कि खींचेगा। एग्री करते हो? सब लोग एग्री कर रहे हो? तो ये बताओ अगर हम दो इलेक्ट्रॉन को पास पास लेके आए तो एक दूसरे को क्या करना चाहिए? अट्रैक्ट करना चाहिए। दो प्रोटॉन को अगर पास पास लेके आए, दोनों के में मास है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को पास पास लेके आए तो अट्रैक्ट करना चाहिए। दो न्यूट्रॉन को अगर पास पास लेके आए तो अट्रैक्ट करना चाहिए। एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन को अगर हम पास में लेके आए तब भी अट्रैक्ट करना चाहिए। एक न्यूट्रॉन अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास में लेके आए तब भी अट्रैक्ट करना चाहिए। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि सभी के पास मासेस हैं और दो मास को पास में लाने से क्या होता है आप जानते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। और वो फॉर्मूला आप पढ़ रखे हो Gm1m2 अपॉन r का स्क्वायर। याद आया कुछ? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ा है ना? एक्चुअली वो चैप्टर बहुत काम आने वाला है। इस चैप्टर में काफी ज्यादा फॉर्मूले वगैरह तो आपको मिलता जुलता नाम दिखाई पड़ेगा एक्चुअली में, है ना? तो यहाँ तक कहानी मेरे ख्याल से सबको समझ में आ चुका होगा। ठीक है ना? कि अगर दो सब एटॉमिक पार्टिकल को हम पास में लेके आए तो एक दूसरे को क्या करना चाहिए? अट्रैक्ट करना चाहिए ड्यू टू ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फंडे से। ठीक है, लेकिन जब लैब में साइंटिस्ट जब इस पे स्टडी करना शुरू किया तो कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट नजर आए। यानी कि इतना सिंपल नजर नहीं आया कि ग्रेविटेशन के हिसाब से जो हम समझ रहे थे एज सच हमें लैब में वैसा ही नजर नहीं आ रहा था। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हो? हमने एक प्रेडिक्ट कर लिया, हमें ग्रेविटेशन के बारे में जानकारी थी तो हमने ग्रेविटेशन के हिसाब से चीज़ों को प्रेडिक्ट किया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। जब हम साइंटिस्ट जब उसको लेके लैब में पहुंचे और चीज़ों को स्टडी करना चालू किया तो उन्होंने देखा इतना सिंपल और सीधा नहीं था। ऐसा नहीं कि सीधे सीधे Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इतना फोर्स अट्रैक्टिव लग रहा है। बल्कि लैब में क्या दिखाई दिया वो समझिए। देखा ये गया जब दो इलेक्ट्रॉन को पास में लाया गया। किसको पास में लाया गया? दो इलेक्ट्रॉन को पास में लाया गया तो वास्तविकता में जहां पे अट्रैक्टिव हम सोच रहे थे वहां पे अट्रैक्टिव ना होके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स हमें नजर आया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हो? हमने सोचा ये था कि दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर के हिसाब से। ठीक है ना? क्लियर है? और जब लैब में देखा गया तो क्या देखने को मिला कि दो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली अट्रैक्ट तो छोड़िए, अट्रैक्ट तो कर ही नहीं रहा है बल्कि रिपल कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ, यानी कि बहुत ज्यादा ताकत लगा रहे हैं। एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ रखा है, बहुत वीक फोर्स होता है। याद है? ग्रेविटेशन फोर्स आपको बताया गया था बहुत वीक फोर्स होता है ना? जैसे दो इंसान हैं अगल बगल अगर खड़ा है कोई दो इंसान तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है Gm1m2 by r स्क्वायर, पर कहाँ फील करते हैं? नहीं फील करते हैं ना? नहीं करते हैं ना?
तो क्यों नहीं करते हैं, इसका वजह आपको पता था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो वीक फोर्स होता है, जबकि लॉन्ग रेंज होता था, याद आया? ग्रेविटेशन लॉन्ग रेंज होता है, वीक हो भले ही हो लेकिन बहुत दूर तक इसका इफेक्ट नजर आता है, जैसा कि अर्थ और सन के बीच में देखने को मिलता है कि नहीं? दोनों एक दूसरे से काफी दूर है लेकिन उसके बावजूद दोनों पे पर्याप्त फोर्स लगा पाते हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन के केस में क्या देखने को मिला? रिपेल कर रहे हैं, ठीक है ना? समझ गए हो? जब दो प्रोटॉन को पास में लाया गया, किसको पास में लाया गया? प्रोटॉन को। तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था कि ग्रेविटेशन के हिसाब से एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये हमारा एक्सपेक्टेशन है कि नहीं? लेकिन लैब में वापस से हमें चीजें एकदम अलग मिली। पहली बात तो हमने एक्सपेक्ट अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स किया था, तो अट्रैक्टिव तो पहली बात देखने को नहीं मिला। दो प्रोटॉन एक दूसरे को दूर भगाने में लगे थे, यानी कि कैसा फोर्स देखने को मिला? रिपल्सिव नेचर का। समझ गए हो? और फिर से वही चीज जो इलेक्ट्रॉन के साथ देखने को मिला था कि एक तो रिपल्सिव भी था और साथ ही में जो रिपल्सिव फोर्स था उसका जो नेचर था, जो स्ट्रेंथ था, वो बहुत ज्यादा था। एम आई क्लियर? दो प्रोटॉन को जब पास में लाया गया, हमारा एक्सपेक्टेशन था कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, पर एक्चुअली में हमें क्या देखने को मिला लैब में कि दोनों अट्रैक्टिव तो छोड़िए, दोनों के नेचर ही बदल गया था, यानी कि रिपल्सिव था। और दूसरी बात, जो रिपल्सिव फोर्स था वो कोई मामूली नहीं बल्कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स देखने को मिला। एम आई क्लियर? सब लोग समझ रहे हो चीजें कैसी चल रही हैं? ठीक है। अब तीसरा चीज लाया गया न्यूट्रॉन को। किसको? न्यूट्रॉन को। जब दो न्यूट्रॉन को पास में लाया गया, फिर से हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था कि दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे ड्यू टू देयर मासेस, है ना? इस केस में हमने देखा हमारी बात सही निकली, यानी कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही देखने को मिला। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हो? हमने न्यूट्रॉन के केस में भी अट्रैक्टिव एक्सपेक्ट किया था और अब की बार लैब में हमें क्या देखने को मिला कि हाँ भाई इस बार तो अट्रैक्टिव ही देखने को मिला दोनों ही तरफ से। एम आई क्लियर? तो कुल मिला के हमारे पास तीन सिचुएशन थे सब एटॉमिक पार्टिकल को अगर ध्यान में रखें तो। एक था आपके पास इलेक्ट्रॉन, एक था आपके पास प्रोटॉन और तीसरा था आपके पास न्यूट्रॉन, ठीक है? तो हमें क्या देखने को मिला कि हमारा एक्सपेक्टेशन जो है वो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के केस में तो सही निकला, ठीक है ना? लेकिन जब हम दो इलेक्ट्रॉन को पास में लेके आए या जब हम दो प्रोटॉन को पास में लेके आए तो हमारा एक्सपेक्टेशन के ऑपोजिट हमें आंसर मिला। हम उम्मीद अट्रैक्टिव कर रहे थे पर हमें मिला क्या? रिपल्सिव। और दूसरा चीज जो रिपल्सिव फोर्स भी था वो कोई मामूली नहीं बल्कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स देखने को मिला। एम आई क्लियर? सबको ध्यान रहेगा पूरा स्टोरी। तो लैब में दो इलेक्ट्रॉन ने अलग तरीके से बिहेव किया और दो प्रोटॉन को पास पास लाने से हमारे एक्सपेक्टेशन के खिलाफ बिहेवियर किया, है ना? यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई। एक और एक्सपेरिमेंट इसके बीच में रिपीट किया गया, वो है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को पास में लाया गया। किसको किसको पास में लाया गया अब की बार? एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को। हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है जरा बताना? सेम। अभी भी हम ग्रेविटेशन के हिसाब से, अगर हमारे जानकारी में ग्रेविटेशन है और ग्रेविटेशन के हिसाब से तो क्या होना चाहिए बताओ? अट्रैक्ट करना चाहिए। एग्री करते हो? क्योंकि दोनों के पास मास है, भले ही एक का मास बहुत कम है और एक का मास बहुत ज्यादा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, है कि नहीं? जैसे सन जो है अर्थ के ऊपर फोर्स लगाता है जबकि सन के कंपेयर में अर्थ का मास बहुत कम है। तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लेके आए हम पास पास तो हमारा एक्सपेक्टेशन फिर से क्या है कि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अब की बार हमने क्या पाया लैब में पता है? कि नेचर तो सही है, यानी कि हमने उम्मीद किया था अट्रैक्टिव फोर्स का, तो हमें देखने को भी क्या मिला? अट्रैक्टिव। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लेके आए तो हमारा एक्सपेक्टेशन था अट्रैक्टिव फोर्स का और हमें देखने को भी क्या मिला? अट्रैक्टिव ही मिला। लेकिन खेल में अभी भी एक ट्विस्ट देखने को मिला। हम सोच रहे थे जितना फोर्स उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स देखने को मिला। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हो? हम उम्मीद तो कर रहे थे अट्रैक्टिव और हमें देखने को भी मिला अट्रैक्टिव, लेकिन जो अट्रैक्टिव फोर्स का स्ट्रेंथ था जितना हम सोच रहे थे उससे काफी ज्यादा, काफी मतलब बहुत ज्यादा की बात हो रही है यहाँ पे, 10 टू द पावर
9, 10, 11, 12, 13, 14 इस तरीके की बात हो रही, इतना गुना ज्यादा हमें स्ट्रॉन्ग फोर्स देखने को मिल रहा था। कितने लोग समझ गए हो? हम सिर्फ इतना सा आपसे बात कर रहे हैं कि क्या लैब में हमें अलग अलग सिचुएशन में देखने को मिला। एम आई क्लियर? ठीक है ना? इसका कंक्लूजन क्या है वो हम ड्रॉ करेंगे अभी। क्या हमें देखने को मिला, ये सबके दिमाग में बैठ गया। दो इलेक्ट्रॉन के केस में क्या देखने को मिला, दो प्रोटॉन के केस में देखने को क्या मिला, दो न्यूट्रॉन के केस में देखने को क्या मिला, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को आसपास लाने से क्या देखने को मिला, ये सारी कहानी आपको मैंने बता दिया। ठीक है ना? और भी एक्सपेरिमेंट इस तरह से किया गया, जैसे एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन को लाया गया। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, हमारा उम्मीद क्या है बताओ, अट्रैक्टिव फोर्स का। और देखने को भी क्या मिला कि अट्रैक्टिव फोर्स है और जितना हम उम्मीद कर रहे थे लगभग उतना ही है। ठीक है। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को पास में लाया गया, तो हमारा उम्मीद क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स होने का। और हमें देखने को भी क्या मिला, अट्रैक्टिव फोर्स, और उतना ही देखने को मिला जितना हम उम्मीद कर रहे थे। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हो? सिर्फ जो डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहा था वो कब कब देखने को मिल रहा था वो इंपॉर्टेंट है। दो इलेक्ट्रॉन को पास में लाने पर, दो प्रोटॉन के पास में लाने पर, और एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को पास में लाने की स्थिति में। ये तीन स्थिति है जब हमें देखने को डिफरेंस मिला। ठीक है ना? जब भी न्यूट्रॉन शामिल होता था किसी भी एक्सपेरिमेंट में, मतलब एक एक कौन हो, न्यूट्रॉन हो, और दूसरा या तो इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन हो। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हो? तब तब हमें कोई अंतर देखने को नहीं मिल रहा था अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। एम आई क्लियर? जब भी आपके स्टोरी में न्यूट्रॉन आ जाता था, एक न्यूट्रॉन, एटलीस्ट एक न्यूट्रॉन और दूसरा कोई और पार्टिकल, तो हमें जो उम्मीद होती थी वही हमें देखने को मिलता था। लेकिन जैसे ही आपके स्टोरी में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन या फिर सारे के सारे प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते थे, तो हमारी उम्मीद के खिलाफ जवाब मिलता रहा है। कितने लोग मेरे बात समझ गए हो? क्लियर है? तो क्या कब कब क्या क्या देखने को मिला, आप एक लाइन से लिख लीजिए कि दो इलेक्ट्रॉन को लाया गया, हमारा एक्सपेक्टेशन ये था और देखने को ये मिला। दो प्रोटॉन को लाया गया तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये था और देखने को ये मिला। दो न्यूट्रॉन को लाया गया, हमारा एक्सपेक्टेशन ये था और देखने को ये मिला। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को लाया गया तो एक्सपेक्टेशन ये था और देखने को ऐसा मिला। ये सारी चीजें आप लिस्ट बना के तेजी से लिखिए शॉर्ट में, है ना? फिर आगे हम आपको इसका कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। क्लियर? तो हमारा क्या एक्सपेक्टेशन था और हमें लैब में क्या देखने को मिला, ये आपको मैंने बता दिया, है ना? अब इसके आगे का प्रोसेस कि इसका हम मतलब क्या निकालें। तो देखो, अगर दो इलेक्ट्रॉन हम जब पास में लेके आए तो उम्मीद था अट्रैक्टिव का, जबकि देखने को मिला रिपल्सिव। यानी कि इन दोनों के पास कुछ तो ऐसा है, कुछ ऐसी बात इनके पास है जिसके दम पे ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। कितने लोग एग्री करते हो? इनके पास कोई तो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी ना, कोई तो इनके पास प्रॉपर्टी होगी जिसके दम पे ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। कितने लोग समझ रहे हो? अरे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लगता है, कौन सा कैरेक्टर की वजह से देखने को मिलता है, मास की वजह से। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास कौन सा पैरामीटर होता है, मास, और उस मास के दम पे हमें क्या देखने को मिलता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना? तो जब तक मास नहीं होगा क्या ग्रेविटेशनल फोर्स देखने को मिलेगा? क्या नहीं देखने को मिलेगा ना। तो ठीक उसी तरीके से अगर हमें ये जो फोर्स देखने को मिल रहा है, दो इलेक्ट्रॉन को हमने पास में लेके आए हैं और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, अट्रैक्ट करने की जगह पे रिपेल कर रहे हैं। और इस फोर्स को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रिक फोर्स। याद रहेगा, जब दो इलेक्ट्रॉन को पास में लाया गया तो एक दूसरे को जो रिपेल कर रहे थे, इस फोर्स को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रिक फोर्स। और सवाल ये आता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स अगर लग रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन के पास कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ना कुछ खास बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, जिसके दम पे हमें इलेक्ट्रिक फोर्स देखने को मिलेगा। जैसे कि मास के खासियत की वजह से हमें ग्रेविटेशनल फोर्स देखने को मिलता था। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी पार्टिकल के पास, जिसके दम पे वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है किसी दूसरे पार्टिकल के ऊपर, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को नाम दिया गया चार्ज। कितने लोग समझ गए? The characteristics of these particles due to which it can apply electric force on another particle is termed as charge। सबको ध्यान रहेगा। तो चार्ज का डेफिनेशन समझ गए हो कि हमें लैब में देखने को मिला, और इन ये जो चीज़ें देखने को मिली इसके पीछे कोई तो खास कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उसके पास। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसी को नाम क्या दिया गया,
चार्ज। एम आई क्लियर? ठीक है ना, पक्का। जब दो प्रोटॉन को पास में लाया गया तब वो भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, और देखने को ये मिला कि दो इलेक्ट्रॉन को पास में लाने पर जितना रिपल्सिव फोर्स देखने को मिलता है ना, दो प्रोटॉन को पास में लाने की स्थिति में भी रिपल्सिव फोर्स उतना ही देखने को मिलता है। अब ये एक खासियत देखने को मिला। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हो? दो इलेक्ट्रॉन को पास में लाने पर जितना ताकतवर रिपल्सिव फोर्स देखने को हमें लैब में मिला, दो प्रोटॉन को भी पास में लाने की स्थिति में हमें उतना ही रिपल्सिव फोर्स देखने को मिला। यहां से क्या पता चलता है? जो खास बात इलेक्ट्रॉन के पास है, जिसके दम पे एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स या वो खासियत प्रोटॉन के पास में भी है। एम आई क्लियर? जो खासियत इलेक्ट्रॉन के पास है वही खासियत प्रोटॉन के पास में भी है, जिस वजह से एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल कर रहा था और उतने ही ताकत से रिपेल कर रहा था। एम आई क्लियर? ठीक है ना लाला? लेकिन जब न्यूट्रॉन की बात करते हैं तब तो ऐसा कुछ उटपटांग देखने को नहीं मिला था ना, हमने जो एक्सपेक्ट किया था वही हुआ था। यहां से क्या पता चलता है कि किसी भी न्यूट्रॉन के पास इस तरीके के कैरेक्टर नहीं है जैसा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास में है, और इसी वजह से मतलब ये कैरेक्टर ना होने की वजह से न्यूट्रॉन किसी भी किस्म का इलेक्ट्रिक फोर्स में शामिल नहीं होता है। कितने लोग समझ गए हो? इलेक्ट्रॉन के केस में हमें इलेक्ट्रिक फोर्स देखने को मिला, प्रोटॉन के केस में हमें इलेक्ट्रिक फोर्स देखने को मिला। इस वजह से हमने क्या कहा कि भैया इनके पास में कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हमने चार्ज के नाम से नाम दिया। तो क्योंकि प्रोटॉन के केस में हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो खासियत इलेक्ट्रॉन के पास में है या प्रोटॉन के पास में है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स न्यूट्रॉन के पास में नहीं है। कितने लोग समझ गए हो? क्लियर है? ठीक है, पक्का। अब एक चीज और कि तो इस वजह से हमने क्या बता दिया कि न्यूट्रॉन के पास इस तरीके के कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास में है। ठीक है ना? कुल मिला के न्यूट्रॉन को नाम दिया गया ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है? और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? चार्ज। लेकिन एक कहानी में अभी भी एक ट्विस्ट बचा रह गया है कि दो इलेक्ट्रॉन को लाने पर रिपेल देखने को मिला, दो प्रोटॉन को लाने पर रिपेल देखने को मिला, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को लाने पर क्या देखने को मिला था? अट्रैक्टिव फोर्स देखने को मिला था। ये कहानी मैंने आपको सुनाया। तो यहां से एक चीज और फंस जाता है कि हम अभी तक जैसा समझ रहे थे एग्जैक्टली वैसा नहीं है। यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रॉन के पास है उसी तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोटॉन के पास में है, लेकिन दोनों के पास में इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जरूर है। कितने लोग एग्री करते हो? अगर एग्जैक्टली सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होता तो दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल किए हैं, दो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल किए हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन भी एक दूसरे को क्या करना चाहिए था? रिपेल। अगर एग्जैक्टली सेम खासियत होती तो यहां से हमें यह पता चलता है कि दोनों के पास सेम किस्म का कैरेक्टरिस्टिक्स होने के बावजूद भी इन कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ ना कुछ मामूली फर्क जरूर है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है? और इस फर्क को बताने के लिए हमने एक बाइनरी तरीका उठाया। बाइनरी मतलब समझते हो ना? यस, नो, ट्रू, फॉल्स, ये बाइनरी होते हैं दो, है ना? तो उसी तरीके में उठाया गया प्लस और माइनस। कितने लोग समझ रहे हो? जो मैथमेटिकल सिंबल होता है प्लस और माइनस, तो सिंपली इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको क्या बोल दिया गया? नेगेटिव चार्ज। ठीक है? चार्ज तो दोनों के पास है, इलेक्ट्रॉन के पास भी और प्रोटॉन के पास भी। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको नाम दे दिया गया नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको कह दिया गया पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रहेगा सबको? क्लियर? ठीक है ना? तो दोनों के पास सेम तो यहाँ पे जो प्लस और माइनस साइन यूज किया जाएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज के लिए, वो एब्सोल्यूट प्लस और माइनस नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो ना? एल्जेब्रिक प्लस और माइनस मत समझ लीजिएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताने का एक तरीका था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको हमने नेगेटिव बोल दिया, और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज था उसको हमने पॉजिटिव बोल दिया। एम आई क्लियर? ठीक है ना? समझ में आया? ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं रोकते हैं, इसका एक हम लोग कल डिस्कस करेंगे, है ना? थोड़ा चैप्टर थियोरेटिकल है। ठीक है।